Hello dear students, this is Dr. Isha Gavi from Physics Vision, and in this video we are going to discuss Master Cadet 2017 paper from 21 to 40. इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, तो आपको ये 2A और 2B में दिखाई देगा, पार्ट 2A एंड पार्ट 2B यूट्यूब पे ये दिखाई देगा फ्रॉम 21 to 30 and 31 to 40. ठीक है, so in the present video we are going to start from 21 to 30. चलिए, let us start with the question number 21. A parallel plate capacitor in xy plane of frame S has a surface charge density sigma. Find the speed with which the frame S dash should move so that the charge density measured from S dash is twice the value in the frame S. सबसे पहले तो मुझे ये देख के इतना सा तो आइडिया लग गया कि क्वेश्चन रिलेटिविटी है और चार्ज डेंसिटी से कुछ करना है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा का चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। और ये बोला गया है कि क्या स्पीड से वो मूव करे कि चार्ज डेंसिटी डबल हो जाए दूसरे फ्रेम में। मतलब क्या है कि जो सिग्मा डैश है इट इज 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा। ठीक है, सो लेट अस डू इट ऑन द अनदर पेज। हाँ जी, सिग्मा डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा, राइट। अब सिग्मा का फॉर्मूला चार्ज का अपॉन एरिया, क्यू डैश नहीं लिखा मैंने एल डैश और बी लिख दिया, और यहाँ पे 2 क्यू एल और एल नॉट और बी लिख दिया। दो तीन बातें, सबसे पहली बात मैंने क्यू को क्यू डैश क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो चार्ज है चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इनवेरिएंट होता है ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर मोशन ऑफ द फ्रेम। ठीक है, ओके, अंडर मोशन ऑफ फ्रेम्स। दूसरी बात, ये अपने आप में ही क्वेश्चन है कि चार्ज इनवेरिएंट होता है। दूसरी बात, एल को ही चेंज क्यों करा? क्योंकि हमें बोला है कि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है और जिधर को फ्रेम मूव करेगा वेरिएशन तो उधर ही आनी है। तो अगर उधर लेंथ है तो लेंथ ही वेरी करेगी, ब्रेड्थ में चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए एल डैश लिखा गया है, क्यू को चेंज भी नहीं किया गया और ब्रेड्थ को भी नहीं किया गया। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको आगे करना बहुत सिंपल है। मेन मुद्दा है यहाँ तक पहुंचना, 1 अपॉन एल नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 2 अपॉन एल नॉट, और ये बी भी है तो बी भी कट गया। तो क्या बना ये आगे, अब तो सॉल्व करना रह गया है। एल नॉट भी काट दीजिए, तो ये बन गया 1/2 स्क्वायर, मैंने शॉर्टकट कर दिया ना, 1/2 ले गए, इस टर्म को उधर ले आए, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, अंडर रूट का भी स्क्वायर ले लिया। सारा सॉल्व कर लेना, आपको बहुत सिंपल है बेटे। 1 माइनस 1/4 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, कहते हैं ना स्टार्टिंग स्टेप पता लगना चाहिए। v इज इक्वल टू रूट ऑफ 3/4 सी, और वैल्यू कैलकुलेट करें, 3/4 रूट 3 होता है 1.732 और 4 हो गया 2, तो 0.866 सी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हुआ वो हो गया हमारे पास डी ऑप्शन। So this velocity is 0.866 of c. Now we move to the second question. Second question, for a blue light, a transparent material has a relative permittivity of 2.1 and relative permeability of 1. If the speed of light in vacuum is c, then the phase velocity of blue light. देखो मुझे ये पता चला है परमेबिलिटी दी है, परमिटिविटी दी है, राइट, और वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो वेलोसिटी का रिलेशन होता था, वेलोसिटी ऑफ लाइट का होता था 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इसका रिलेशन क्या आ जाएगा, म्यू एप्सिलॉन। हमसे तो v पूछा गया ना, तो v बाई सी करें, तो v बाई सी करेंगे तो ये ऊपर चला गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये म्यू एप्सिलॉन नीचे आ गया। तो जो v बाई सी है वो किसकी रेशियो हो गई, 1 अपॉन म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी और एप्सिलॉन आर। कैसे बोला, ये देखो, ये म्यू आर क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, और एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें बोल के रखे हैं रिलेटिव परमेबिलिटी 1 है, म्यू आर तो 1 हो गया, और एप्सिलॉन आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो 2.1 है। ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। सो v इज इक्वल टू c अपॉन 2.1, सो मेरा ऑप्शन आ गया डी।
नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23। मैक्सवेल की इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों की चारों मैक्सवेल इक्वेशन बड़े अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब आपने ये डेल क्रॉस एच, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, कॉन्सिक्वेंस मतलब इसकी वजह से क्या आया होगा। अब मुझे दिख रही है कि राइट साइड जीरो है, राइट साइड जीरो कैसे बनी होगी। डाइवर्जेंस ग्रेडियंट में ना एक चीज कराते होते थे कि डेल डॉट डेल क्रॉस ए जो होता है वो जीरो होता है। तो अगर मैं उस चीज को यहाँ पे अप्लाई करूं तो डेल क्रॉस डॉट डेल क्रॉस एच, ठीक है, ये जीरो बनेगा, है ना। तो अगर मैं ये चीज अप्लाई करूं मेरी इक्वेशन पे तो देखिए जरा, मतलब डेल डॉट ऑफ, फर्स्ट वाली इक्वेशन ही कर रहे हैं, एक मिनट ढंग से लिखते हैं थोड़ा सा इसको। डेल डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डॉट कर्ल डी बाय कर्ल टी प्लस जे, ठीक है। तो ये टर्म तो जीरो होती है, तो हमारा एक्सप्रेशन ये वाला बने, क्योंकि डेल क्रॉस एच ऐसे जीरो नहीं होता है सर, वो प्रोडक्ट सॉल्व होती है, ठीक है। ग्रेडियंट लेने का कोई फायदा नहीं होता है ऐसे। और नॉर्मल टर्म जीरो का तो कोई मीनिंग ही नहीं, नॉर्मल टर्म जीरो कर दोगे तो इसको जीरो कैसे कहोगे। तो ए की ऑप्शन बन रही है 23rd में ए। नेक्स्ट आफ्टर दिस, except for mass, the following the properties of muons mostly closely resemble। जो म्यून होता है ना, म्यून को एक्चुअली बोला जाता है इट इज द कजन सिस्टर, इट इज कॉल्ड कजन ऑफ, इट इज कॉल्ड कजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ही कजन होता है ये। फर्क क्या होता है म्यून का, मतलब फिर इसकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या होता है। जो म्यून होता है वो हैवी होता है, कितना हैवी होता है, 200 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। और म्यून में एक चीज और होती है कि जो इलेक्ट्रॉन और म्यून में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये होता है कि जो, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन लिव्स फॉरएवर, वेयर एज muon exists for only about 2 microseconds, बस इतनी देर के लिए एग्जिस्ट ही करता है, ठीक है। तो म्यून का इतना ही लाइफ स्पैन होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25। Suppose that X decays by natural radioactivity into 2 stages to this Y. The 2 stages would likely to be which of the following? तो पहले तो मुझे इनमें से ये देखना है कि बीटा वाला कौन सा सही बताया गया, बाकी क्वेश्चन तो बाद में करते हैं। बीटा, अगर आप नेगेटिव एमिशन को देखें जो कि इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, तो याद रखना इसके साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। और जो बीटा पॉजिटिव वाला एमिशन होता है इसके साथ, दैट मीन्स ये वाला एमिशन, इसके साथ हमेशा न्यूट्रिनो निकलता है। याद करने की ट्रिक, याद करने की ट्रिक है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव से एंटी रहो तो इसके साथ एंटी पार्टिकल वाला निकलेगा, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। तो पहले तो इन ऑप्शन में से वो चीजें जरा माइनस कर दी जाए। बीटा नेगेटिव एमिशन विद एंटी न्यूट्रिनो, ये ऑप्शन इधर से सही है। बीटा पॉजिटिव विद न्यूट्रिनो, बीटा एमिशन विद न्यूट्रिनो ये गलत है, एंड बीटा एमिशन विद न्यूट्रिनो, तो चलो अच्छा 2 ऑप्शंस तो पहले ही गलत हो गई। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं हम कि जो x है वो किस में चेंज होगा। x a to z, बीच में कुछ प्रोसेस आया होगा, फिर कुछ पार्टिकल और y बन गया, और y जो बना है विच इज a-4 और नीचे है z-1, ठीक है। तो ये तो अल्फा ही होएगा क्योंकि a-4 उसी से ही आया होगा। ओके, अब दूसरा प्रोसेस क्या आना चाहिए। अगर बीटा नेगेटिव करके देखें, बीटा नेगेटिव तो जो नया एटम बनेगा मैंने उसको P मान लिया, तो वो क्या हो जाएगा Z+1 और ऊपर A ही रहेगा, तो Z+1 और ये 2 और ये Z-1, तो ये कर करा के देखो ये भी Z+1 बन गया। सो दैट मीन्स पहले बीटा नेगेटिव एमिशन होगा जिसके साथ न्यूट्रिनो ने, एंटी न्यूट्रिनो ने निकलना ही निकलना है,
और दूसरे प्रोसेस में अल्फा पार्टिकल एमिट होगा। सो ए ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। पहले बीटा नेगेटिव एमिशन विद एंटी न्यूट्रिनो एंड सेकेंड प्रोसेस में अल्फा एमिशन। ठीक है, चलिए नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन काफी लंबा सॉल्यूशन है इसका, तो पूरा सॉल्व करके रखा हुआ है मैंने आपके लिए, बट अगर एग्जैक्टली यही ऑप्शन आती हैं तो आप आंसर वही लगाइएगा, क्योंकि आप सबको आंसर याद ही हो चुका होगा वैसे तो इसका आंसर बी है। लेकिन आया कैसे है मैं आपको पूरा प्रोसेस जरूर समझाऊंगी। बच्चों को पता तो होना चाहिए कि ऑप्शन कैसे आई है। ये वेव फंक्शन है, देखिए अगर कोई सिंपल वेव फंक्शन दे दिया जाए और पोटेंशियल या एनर्जी पूछी जाए तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट अस सी। तो जो सोल्यूशन है उसका मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व करके रखा हुआ है आपके लिए। ये वेव फंक्शन दे रखा है, श्रोडिंगर इक्वेशन लगा दी गई। श्रोडिंगर इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर दोनों निकाले गए हैं। फिर ऊपर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए गए हैं। सब्स्टिट्यूट करने के लिए फिर एनर्जी और पोटेंशियल दोनों ऑप्शंस में है। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पोटेंशियल को 0 किया गया एंड एनर्जी आ गई है h² b²/2m²। और पोटेंशियल निकालने के लिए ये पूरे स्टेप्स किए गए। हालांकि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लगी थी शायद मुझे, क्योंकि ये ऐसे करने से मेरा 2m³ आ रहा है और आंसर 2m आ रहा है। तो अगर हम इसको b²x² लेते हैं, नीचे हम नहीं लेते, तो करेक्ट आंसर आ रहा है। सो स्टेप्स आर दीज। स्टेप्स बताने इसलिए जरूरी हो जाते हैं कि अगर कोई और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कि ये इक्वेशन लिखनी है, वेव फंक्शन का फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। कोई एक फंक्शन के लिए खुद भी ट्राई करिएगा जरूर इसको। इन क्वेश्चन नंबर 27, the energy levels of hydrogen atom are given in the terms of principal quantum number n and a positive constant a by the expression। यहाँ पे बात हो रही है हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ए इज कॉन्स्टेंट, तो ऊपर वाला हो गया। तो एनर्जी की जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो आ गई है a/n² विद नेगेटिव। तो देखिए क्या ऑप्शन बन रही है। तो ऑप्शन ये रही हमारे पास। तो सी ऑप्शन इज फर्स्टली द राइट आंसर। ओके, अब जब आप हाइड्रोजन एटम को पढ़ें तो इसके साथ आप क्या क्या चीज़ें पढ़ें कि इसकी जो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी है वो एन की किस पावर पे डिपेंड करती है, इसकी वेलोसिटी एन की किस पावर पे डिपेंड करती है, एनर्जी तो चलो हमने पढ़ ली, एंड देन उसके अलावा फ्रीक्वेंसी होगी, वेलोसिटी होगी, रेडियस हो गया, ये एन की किस पावर पे डिपेंड करता है। तो ये तीन चीजें भी आपने जरूर पढ़नी है। हाइड्रोजन है जैसे ही, वैसे ही हीलियम 2 पॉजिटिव होता है, इन्हें हाइड्रोजन लाइक एटम्स बोलते हैं और इनके लिए यही एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाता है -a/n² विद z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Question number 28. A positive kaon K positive has a rest mass of this much. If kaon has a total energy that is equal to proton rest mass energy, then the speed of the kaon is। ये क्वेश्चन इतना इजी है, प्रोवाइडेड आपके माइंड में हल्का सा ये क्लिक कर जाए बस, क्योंकि कैलकुलेशन है, अदरवाइज क्वेश्चन इजी है। देखो इसका रेस्ट मास इतना है, अब रेस्ट मास एनर्जी किसी भी चीज की क्या होती है m0c²। तो अगर आप इसकी रेस्ट मास एनर्जी निकालेंगे तो इसके मास को c² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ऑलरेडी इसमें c² डिवाइडेड था ना, तो इसकी रेस्ट मास एनर्जी होगी 494 MeV। और इसकी जो टोटल एनर्जी है वो प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी, और प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी 931.5 MeV होती है। दो चीजें तो यहाँ से पता चल गई। तो स्पीड पूछी है, तो फॉर्मूला हमें पता है ना, m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 - v²/c²। c² से कर दे मल्टीप्लाई ताकि रेस्ट मास एनर्जी लिखने वाले बनेंगे। तो रेस्ट मास एनर्जी अगर लिखी जाए तो ये वाली है mc² की वैल्यू कितनी है कि उसकी जो टोटल एनर्जी है वो प्रोटॉन की एनर्जी के इक्वल है 931। ये कितनी है 494। नीचे क्या है 1 - v²/c²। थोड़ी सी स्टेप कर देते हैं, क्या करते हैं 494 अपॉन 931
स्क्वायर करा तो ये उधर चला गया, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये जो डिवाइड करा तो ये 0.53 बन गया, 0.53 उसका स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। 0.53 का जब मैंने स्क्वायर करा तो ये 0.281 आ रहे हैं, ठीक है। और इंटू सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इंटू सी स्क्वायर नहीं सॉरी, तो पहले तो यहाँ तक हो गई वैल्यू, इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे आप फिर इसके। तो v square by c square will be 1 minus 0.281 and it will be 0.719 और v आ जाएगा इसका अंडर रूट और साथ में c, तो 0.7 का अंडर रूट अराउंड 0.85 c होता है। तो ये सॉल्व करा तो हमारा जो आंसर है वो डी ऑप्शन आ गया। चलिए आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. A charged particle is released from rest in a region where there is a constant electric and constant magnetic field. तो आपसे पूछा ये गया है कि if two fields are parallel to each other then the particle will follow. देखिए अब जब दो जो चीजें हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए गए हैं, इसके बेटे बहुत सारे केस बनेंगे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, अगर अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और अगर यही अकेला मैग्नेटिक फील्ड है, अकेला मैग्नेटिक फील्ड है तो पाथ क्या होता है, सर्कल। और अगर दोनों होते हैं तो पाथ होता है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो पाथ होता है हेलिकल। लेकिन अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो टू फील्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों फील्ड पैरेलल हैं, तो जो नेट फोर्स होती है वो लॉरेंस फोर्स होती है ई और एम वाली, एम मैग्नेटिक के लिए, ठीक है। अब मैग्नेटिक वाले की बात करें अगर हम तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अगर इसके अंदर हम माने कि जो पार्टिकल है वो पैरेलल टू फील्ड मूव कर रहा है तो ये जो प्रोडक्ट है, ये वाली प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जीरो हो जाती है। ये प्रोडक्ट जीरो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब नेट रोल कौन सा फोर्स प्ले कर रही है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली डूइंग समथिंग। डूइंग की बजाय हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवेलेबल फॉर फोर्स, उसी का ही फोर्स है, दूसरे वाले का तो फोर्स जीरो हो रहा है, तो ऑप्शन इसीलिए स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. The hypothesis that an electron possesses spin is qualitatively significant for the explanation of all the following topic except, मतलब बाकी सारे बता रहा है, एक को नहीं बताएगा। इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन है, ठीक है जी, स्पिन है तो स्पिन होने से क्या होगा, स्पिन है तो मतलब स्पिन से तो मुझे एक ही चीज याद आती है, पॉली की फिलिंग। स्पिन है तो मतलब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, पॉली एक्सक्लूजन को फॉलो कर रहे हैं, पॉली एक्सक्लूजन फॉलो कर रहे हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा सकती है। और अगर इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा सकती है तो मतलब पीरियोडिक टेबल ओके। तो फर्स्ट टॉपिक को तो ये बताता है। अब बारी आई मेटल की स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स, क्यों, मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, स्पिन हाफ, तो दैट मीन्स एज इलेक्ट्रॉन्स दे आर फर्मियंस, तो फर्मियंस की जो स्पिन है हाफ, तो मतलब ये भी एक तरह से स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल को रिलेट कर गया। अब थर्ड पे आ जाओ, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा का तो बिल्कुल ही हमें पता चल जाता है, क्यों, क्योंकि स्पिन है, स्पिन है तो एल और एस की कपलिंग हो जाएगी, एल और एस कपल करेंगे, कपलिंग करेंगे तो मतलब जी मैन इफेक्ट आएगा, जी मैन इफेक्ट आएगा तो फाइन स्ट्रक्चर दिखेगा। डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन होती है उसका इससे कोई लेना देना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन का जो लेना देना है वो यूनिफॉर्म की बजाय नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से है। और जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सा एक्सपेरिमेंट होता था, अगर सबको याद हो तो स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट। सो
This topic completes here. Next 10 in the part 2b. Thank you and do subscribe our channel.